नमस्कार एवरीवन। मैं नुपुर गोयल। मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 11th हासिल की है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपनी जीएस की डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसकी शुरुआत अपने एक बहुत ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली के नरेला क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नरेला से की। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, जिसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन आर्ट्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इग्नू से। इससे पहले मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर रही थी। यूपीएससी में ये 6th और लास्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैं 4 बार इंटरव्यू तक पहुंची। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची थी, जबकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स पास नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक पहुंचती हूँ और फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। फिफ्थ अटेम्प्ट में आई अगेन रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सिक्स्थ अटेम्प्ट में दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 11th हासिल हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब मेंस लिखा, मैंने तब उसे क्वालिफाई किया। इट वाज यूजुअली इन द बैक ऑफ माय माइंड कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए तो मैं इंटरव्यू तो दे ही रही हूँ। तो आई थिंक मेंस इज़ मोर अबाउट द मेंटल कॉन्फिडेंस। Actually, the whole UPSC examination is more about the mental confidence, the stamina that you have got, जो आप पेशेंस से काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा टेस्ट होता है rather than the knowledge, which is also one of the aspect which gets tested in the UPSC examination hall. मैं इस स्ट्रैटेजी वीडियो में पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगी और उसके बाद आई विल टॉक ऑन general answer writing as such. Coming to the first part of the video, that is the individual papers. So we all know कि GS mains they comprise of 1750 marks in the UPSC examination process. वो 1750 marks actually 7 different papers में divided होते हैं, 250 marks each. And having Hindi, which is any language paper, plus English as a compulsory paper for each one of us. Those 7 papers are actually GS1, 2, 3, 4. 2 papers are there of the optionals और एक हमें essay का पेपर लिखना होता है। तो ये 7 पेपर मिलकर 1750 नंबर की हमारी डेस्टिनी को डिफ़ाइन करते हैं, जबकि जो इंटरव्यू है या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, उसके 275 मार्क्स होते हैं। तो आउट ऑफ 2025 मार्क्स जिसके बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है, जो एक मेजर चंक है, दैट कंप्राइजेज ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन स्कोर। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी को, चाहे वो जीएस हो, चाहे एसए हो, चाहे ऑप्शनल हो, हम उसके ऊपर मैक्सिमम काम करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या जो सिलेक्शन के चांसेस है वो मैक्सिमम हो सके। टॉकिंग अबाउट द एसए पेपर फर्स्ट, यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एसए पेपर एक बहुत ही नेग्लेक्टेड पेपर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपना पहला एसए शायद एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ही जाके लिखते हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमति नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितने ज़्यादा एस्से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उतने ज़्यादा एस्से प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए यूपीएससी के और उधर देखिए कि किन किन टॉपिक से कैसे एस्सेस पूछे गए हैं। यू जस्ट प्रैक्टिस ऑन द बिहाफ बाय राइटिंग दोज एस्सेस। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी एक बहुत अलग अलग टॉपिक से एस्से पूछती है। जैसे आजकल उन्होंने फ़िलोसॉफ़िकल एस्सेस पूछना बहुत शुरू किया है। तो ऐसे एस्सेस को पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स को
पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस करके जाए। इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन कि एस्से की जो लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी इजी, बहुत ल्यूसिड और बहुत इजी फ्लोइंग हमारा एस्से होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन सच अ वे कि एक 8th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा उसे पढ़ पा रहा है, उसे समझ पा रहा है, और साथ ही व्हेन इट इज़ गिवन टू अ प्रोफेसर और से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ दैट टॉपिक, उसे भी कुछ ना कुछ उस एस्से में ऐसा मिले जो जिसको वो गैदर कर पाए। तो इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए, या मैंने ऐसा किया था कि मैंने जब भी एस्से की प्रैक्टिस की, आई गेव इट फॉर रिव्यूइंग टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी देयर इन द सर्विसेज। आई गेव देम टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर रिव्यूइंग। आई गेव देम टू सम ऑफ माई कज़न्स जो अभी 11th या 12th क्लास में हैं। अगर वो 11th या 12th क्लास में पढ़ने वाला मेरा कज़न बिना दुखी हुए या बिना हिचकिचाए एक फ़्लो में मेरा एस्से पढ़ लेता है, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने एस्से का फ़्लो अच्छा बनाया है या उसे इंटरेस्टिंग बनाया है। वैसे ही अगर मेरे फ्रेंड या वो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, सिलेक्टेड ऑफिसर्स उस एस्से को अच्छा बोलते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। यूजुअली एस्से में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कम्स अप इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द एस्से। एक टॉपिक को पढ़ना और उस टॉपिक को पढ़ते ही एकदम से लिखना शुरू कर देना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी टू गो फॉर एस्से। सबसे पहले हमें बहुत आराम से बैठकर ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, जहाँ पर हमें सिर्फ जॉल डाउन कर देना चाहिए कि हम ये पॉइंट्स अपने एस्से में लिखेंगे। आफ्टर डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग इन सच अ वे, आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक ऑफ द एस्से कि इसमें हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या इसमें एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप उसको पूरा ऑर्डर कीजिए और अपने पूरे एस्से को इतने अच्छे से स्ट्रक्चर कीजिए कि जब आप वो एस्से लिखना शुरू करें तो आप कहीं स्ट्रे ना हो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको जितना सोचना है आप ब्लूप्रिंट बनाते हुए सोचिए रादर देन लिखते हुए, बिकॉज जब भी हम लिखते हुए सोचते हैं तो वी टेंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द टॉपिक, हम टॉपिक से थोड़ा दूर चले जाते हैं। बहुत बार जब पूछा जाता है कि केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, वेदर वी शुड कोट देम या फिर हम वो कहाँ से लेके आए, येस यू मस्ट कोट देम। दीज आर द थिंग्स विच मेक आर एस्से डायनामिक। अदरवाइज़ बहुत मोनोटोनस हो जाता है एस्से लिखना। जो हम बहुत सारी डायमेंशंस को भी कवर करते हैं वो भी हम इन्हीं के थ्रू कवर कर सकते हैं, एंड दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ फिलोसॉफिकल एस्सेज। तो आई थिंक वेन एवर वन इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, आप प्लीज़ वो रीड करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ केस स्टडीज़ वहाँ से उठाइए, अलग से नोट कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है दैट कैन बी यूज्ड इन द एस्से एग्जामिनेशन, प्लीज़ गो एंड यूज़ द सेम। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ शुड वी स्टार्ट द एस्से, वेदर इट शुड बी started by giving some facts or by definitions or by anecdote. See, it's a very individual thing. आपको अगर लगता है कि आप एक स्टोरी से स्टार्ट करके अपने एस्से को बार बार उस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे और आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, आपकी स्टोरी उस एस्से टॉपिक के बहुत नज़दीक है, तो आप वो कर सकते हैं। आप कोई लेटेस्ट करंट एग्जाम्पल जहाँ से वो एस्से डिराइव हुआ हो या फिर जहाँ जो उस टॉपिक के आसपास हो, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर इन सब में से कुछ नहीं मिलता है तो आप फैक्ट्स और फिगर्स से भी बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। तो हर एक का एस्से बहुत अलग होता है, एंड इट्स एक्चुअली द डिफरेंस दैट दे आर दैट कम्स अप, दैट ब्रिंग्स द न्यूनेस इन द एस्से, और वही न्यूनेस के आई थिंक हमें मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि आप एस्से के टॉपिक से इधर उधर मत जाइए। जितना आपसे पूछा गया है, जिस चीज़ पर आपसे एस्से लिखवाया जा रहा है, आप सिर्फ उसी के आसपास ही एस्से लिखिए। एस्से पेपर के बाद अब हम बात करते हैं जीएस पेपर्स की।
तो GS मीन्स जनरल स्टडीज़, इसके 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4. GS1 पेपर इज़ बेसिकली ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड geography. I am not sharing the book list as such because that has already been uploaded by a number of toppers, by a number of selected people out there. और अगर आप उन सबको एनालाइज करेंगे तो आप भी यही देखेंगे कि यूजुअली सभी की बुक लिस्ट मोर और लेस सेम थी. आपने जो भी अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की, आई थिंक यू शुड स्टिक टू इट्स ओन योर ओन स्ट्रैटेजी. एक और भी चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, आप जितनी भी टॉपर स्टॉक या जितनी भी स्ट्रैटेजी ऑनलाइन सुनते हैं या देखते हैं, आप प्लीज़ उन सब से सिर्फ इंस्पायर होइए, आप उसको ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए. आपको उनकी स्ट्रैटेजी से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाकर अपने हिसाब से अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनानी है. आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको ब्लाइंडली हमारी ही स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट करनी है, बिकॉज दैट माइट और माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो प्लीज़ जो भी मैं अब इसके बाद कहूँ तो डू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आपको जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट करेगी, आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए. GS1 में आई थिंक जो हम प्रीलिम्स में तैयारी करते हैं वो बहुत काम आती है, बिकॉज प्रीलिम्स में भी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं. द सेम इज़ द केस विद द मेंस, जहाँ पर हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं. द थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़ द वर्ड हिस्ट्री. ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं, वो आते हैं. और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज़ द सोसाइटी पार्ट. आई थिंक टू डील विद द GS1 पेपर, आप जितना ज़्यादा अपने आप को थॉरो रखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वास्ट रखेंगे और आप बहुत पेचीदा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ हुई या ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो आपके आंसर्स को ज़्यादा एनरिच करता है. हम बहुत सारी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस को याद करते हैं इन आवर प्रीलिम्स पेपर, बट दिस इज़ द पेपर वेयर इन वी कैन यूज़ दोज रिपोर्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जेंडर एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आता है, वी कैन ऑलवेज कोट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. हम यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स को इधर इन आवर इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन हम उसे यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द GS पेपर 2, सिंस माई ऑप्शनल इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे वहाँ बहुत हेल्प मिला क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट ओवरलैपिंग है GS पेपर 2 का विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नेंस पार्ट. बट आई वुड रिकमेंड कि आप भी जो बेसिक बुक्स है वही कीजिए इनके लिए. बट सिंस द GS2 पेपर इज़ मोर करंट स्पेसिफिक इन नेचर, तो आप इश्यूज़ को प्रिपेयर कीजिए, आप करंट अफेयर्स को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको अच्छे से आंसर कर पाए. हम बहुत सारी रिपोर्ट्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग रिपोर्ट्स, ARC रिपोर्ट्स, इन सब रिपोर्ट्स को भी कोट कर सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स अप विद अ नंबर ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो वो लोग भी जो रिकमेंडेशन देते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, हम उन सब चीज़ों को यहाँ GS2 के पेपर में कोट कर सकते हैं. The one part that is very peculiar with the GS2 paper, it is the international relations. Again, international relations is more about India's relation with the world, या फिर कोई ऐसे बहुत बड़ी global development हुई जिसका direct impact India and its administration और on its economy हुआ. हमें वो prepare करना होता है, वो लिखना होता है. तो I would suggest कि GS2 को आप जितना करंट ओरिएंटेड बनाएंगे, जितना करंट स्पेसिफिक आप उसमें लिखेंगे, आपके आंसर उतने ज़्यादा एनरिचिंग बनते हैं. मूविंग ऑन टू द GS3 पेपर विच इज़ इकोनॉमी, विच इंक्लूड्स अगेन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक. फॉर साइंस एंड टेक, the current affairs, the newspapers, the monthly magazines which come up, I think they are more or less sufficient. क्योंकि ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि UPSC का कोई क्वेश्चन it comes just out of the blue.
तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना या फिर उस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी एडवाइसेबल. If a question comes up on a topic which is very relevant, which came in the news for a very long period of time, तो आप उसे पक्का प्रिपेयर कीजिए. If suppose any question comes up on IRAS, that is the नाविक सिस्टम, तो वो आपको आना चाहिए. अगर वो गगनयान या फिर MOM के बारे में पूछे तो आपको आना चाहिए. बट अगर कोई बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, यू शुडंट पैनिक इन दैट सिचुएशन. मूविंग ऑन टू द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए भी आई थिंक आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत मजबूत कीजिए. आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस है जो इंडिया फेस करता है. स्पेशली इन टुडेज़ वर्ल्ड व्हेन ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. तो आप उन सब की अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत थोरो रखिए और उसके हिसाब से पेपर सॉल्व कीजिए. इकोनॉमी विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे हैं विद योर करंट अफेयर्स, इफ यू आर थॉरो विद द मंथली मैगजीन्स, इफ you have done economic survey cover to cover, yes, I advise everyone to go through the economic survey from cover to cover, because the keywords that are being used in the economic survey, they can be reproduced in the mains examination. जो बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है अगर हम उन्हीं को यूज़ करते हैं. तो there are a lot of diagrams that come up in the economic survey. So I would advise all of you to not rely on any summary that comes up in the market of economic survey at least, and please go through its first volume, that is more of an analytical volume in the economy paper. Apart from the economic survey, one should always also be thorough about the budget, because the schemes, the policy programs, as well as the major focus area of the government, they come up in the budget areas. बजट के साथ साथ अगर कोई बहुत बड़ी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है या फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ऑन द सिक्योरिटी, तो आई थिंक you must prepare all of these very thoroughly. Coming on to the last part, that is GS4, Ethics, Integrity and Aptitude. It is usually seen कि it is again one of the most neglected areas by the students, by the aspirants. They think कि इसकी कोई तैयारी नहीं है. They think कि इसको हम जाएंगे, कुछ भी लिख कर आ जाएंगे and we'll get marks. So I don't think that is the case. इस ethics की एक अपनी अलग तैयारी होती है. यहाँ पर बस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ता है. Although in terms of syllabus, yes, GS paper 4 is very concise as related to GS paper 1, 2, 3, but it's the most challenging paper out of the all the 4 papers. क्योंकि मतलब talking about my own experience, in one of the attempts I got 120 in ethics, and in the last attempt I got just 92. So I had a downfall of 28 marks just because I thought I was very good with the ethics paper. तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एथिक्स के पेपर को प्लीज़ आप लाइटली मत लीजिए. एथिक्स के पेपर की एक अलग स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ वी हैव टू डील विद द केस स्टडीज एस्पेक्ट एंड वी हैव टू डील विद द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द एथिक्स. यहाँ केस स्टडीज़ को डील करने के लिए या केस स्टडीज़ को कैसे आंसर करते हैं ये आपको आना चाहिए. There is a fixed answer to every question that is being asked, be it in any GS or optional or any paper in the UPSC. जो भी examiner है, they are usually looking for some of the keywords in the answers. If the aspirant is able to come up with those keywords or with some similar kind of explanation, I think he or she gets marks in it.
otherwise it becomes very difficult to fetch marks in the UPSC hall. तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हुए भी आप ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखिए कि ये केस स्टडी पूछी है तो ये क्यों पूछी गई है, इसका क्या करंट रेलिवेंस है. स्पेशली जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो डू कम अप विद द डेफिनेशंस व्हिच यू हैव मेड. जैसे जो भी कीवर्ड्स, जो भी वैल्यूज़ एथिक्स के सिलेबस में मेंशन्ड है, प्लीज़ बी थॉरो कि इनमें इनका क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंसेस है. बहुत फाइनर डिटेल्स पे आप ज़रूर काम कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बीच का क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट बी अवेयर कि ऑनेस्टी किसे कहते हैं, इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, हाउ ऑनेस्टी कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रिटी. तो आई वुड से कि जितनी भी वैल्यूज़ है डू मेक योर ओन डेफिनेशंस. उनको अपने ही कुछ एग्जांपल्स अपनी पर्सनल लाइफ से कोट कीजिए, लिखिए. कुछ एग्जांपल्स आप न्यूज़पेपर से निकालिए और आप वहाँ रेफ़र कीजिए. यहाँ न्यूज़पेपर की मैं जब भी बात कर रही हूँ एंड आई विल फोकस कि ऐसा यूजुअली बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं दैट दे जस्ट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स वंस दे आर गोइंग इन फॉर writing mains or once they are very near writing prelims, but I don't think that should be an approach. अगर आप कोई मंथली मैगज़ीन रेफ़र कर भी रहे हैं तो भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ द रिच सोर्स जहाँ से आप एनेक्डोट्स उठा सकते हैं, जहाँ से आप करंट एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं, जहाँ से आप बहुत सारी केस स्टडीज़ को कोट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें कभी किसी भी मटीरियल में नहीं मिलती है. और जब आप इन एग्जाम्पल्स को खुद कोट करेंगे या खुद पढ़ते हैं, खुद लिख लेते हैं, तो आप ये भी इंश्योर कीजिए कि आप उन चीज़ों को अपने मेंस की आंसर शीट्स में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द GS इंडिविजुअल पेपर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट wherein I would like to focus on the answer writing aspect. Usually while writing the GS mains answers, हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है with respect to the content, जहाँ हमें यही नहीं पता होता है कि हमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है. बहुत बार अगर हमसे व्हाट पूछा जाता है तो हम उसमें आंसर लिख के आते हैं हाउ का, या फिर अगर पूछा जाता है कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी एक गिवन टॉपिक को, तो हम उसको डिस्कस करके आ जाते हैं. तो एक प्रॉब्लम होती है कंटेंट, और दूसरी जो प्रॉब्लम यूजुअली सब एस्पिरेंट्स फेस करते हैं दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. हमारे पास लास्ट तक जाते जाते बहुत ही कम टाइम बचता है, जिसके चलते पेपर पूरा नहीं होता है. पेपर पूरा होता है तो बहुत सब ऑप्टिमली पूरा होता है. आई थिंक फॉर कंटेंट one must be very thorough with the keywords that are being asked. Usually there are a number of keywords like discuss, evaluate, critically evaluate, critically analyze, illustrate, etc. आप एक बार इन सभी का मतलब देखिए. इन सब में बहुत छोटा डिफरेंस होता है, बट दैट डिफरेंस इज़ व्हाट मेक्स द होल डिफरेंस. सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ डू गो फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. अगर आप डेली बेसिस पर 3 या 4 क्वेश्चंस लिखते हैं तो उससे आपका कंटेंट बहुत अच्छा बिल्ड होता है. यहाँ आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको टाइम फॉर्मेट में कीजिए या विद इन 7 to 8 मिनट्स एक क्वेश्चन पूरा कीजिए. आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम लीजिए, बट आप वो डेली बेसिस पर 3 से 4 क्वेश्चन लिखिए. यहाँ आप धीरे धीरे करके आप एनालाइज करेंगे कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं अपने आंसर्स में दैट इज़ गोइंग ऑन इम्प्रूविंग. अगर आपसे क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वही आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे. बट यहाँ द मेजर थिंग इज़ टू गो टू एनालाइज एंड इंट्रोस्पेक्ट कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपने क्या लिखा है, साथ ही आप इसको कैसे और बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते थे, आप इसमें ऐसा क्या और डाल सकते थे जिससे आंसर और एनरिचिंग लगता, या फिर आप इसको कैसे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे. सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट important things in the UPSC examination hall.
हमें अराउंड 20 क्वेश्चंस जीएस पेपर्स में विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, जो डिफ़र करते हैं. सम क्वेश्चंस आर ऑफ 15 मार्क्स, सम आर ऑफ 10 मार्क्स, बट व्हेनेवर द एस्पिरेंट गोज़ टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ दोज 3 आवर्स, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी सफ़र करने लगती है बिकॉज ऑफ अ पुअर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहाँ पर वी हैव टू इंश्योर कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो और जो आपका लास्ट क्वेश्चन हो, द एग्ज़ामिनर इज़ नॉट एबल टू कम अप विद अ डिफरेंस. यहाँ एग्ज़ामिनर को अगर नहीं पता चलता है कि आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और सबसे लास्ट में दूसरा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर विक्ट्री ऑन योर पार्ट. उसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा 3 आवर टेस्ट लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स लिख सकते हैं, आपको उतने ज़्यादा लिखने चाहिए. आई थिंक यू कैन गो फॉर बोथ द ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस. आप मार्केट से ख़रीद कर भी वो आंसर्स, वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कोई मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं. बट यू हैव टू इंश्योर कि आप वो 3-3 घंटे के पेपर्स लिखें. ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे वो शुरू के पेपर 3.5 पौने 4 घंटे में पूरे हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके मैं उसको विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 आवर्स ले आई थी. यहाँ मैं आप सब लोगों को एक और भी एडवाइस करना चाहती हूँ. आप जब भी मेंस एग्ज़ामिनेशन है उससे पहले प्लीज़ गो फॉर ड्रेस रिहर्सल्स ऑफ दोज मेंस एग्ज़ामिनेशन. ड्रेस रिहर्सल का मतलब है कि आप एक हफ़्ते पहले वैसे ही 3 या 4 दिन लीजिए और वैसे ही पेपर कीजिए. मतलब आप पहले दिन एसए लिखिए, फिर GS1 2 के बाद 3 4, फिर अपना ऑप्शनल पेपर लिखिए. उससे आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही आप एक फ़्लो में आ जाएंगे कि आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार 2-2 पेपर लिखे. आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि जो हमें फिर वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारी उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है लिखते लिखते और लिखा ही नहीं जा रहा है, या एक टाइम के बाद द माइंड स्टॉप्स वर्किंग, वो सब नहीं रहता है. आई थिंक यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा, इट्स मोर अबाउट टेस्टिंग द मेंटल स्टेमिना रादर देन टेस्टिंग द नॉलेज. तो प्रेजेंटेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in the GS mains papers. Usually it's a query by a number of aspirants that what is the optimum number of diagrams that can be prepared, that should be prepared, that one must draw while writing the papers. So I would say there is no such criteria, there is no such thing कि आपको एक पेपर में इतने नंबर ऑफ डायग्राम्स बना के आने ही आने हैं. ये डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं. बट मेरे हिसाब से अगर आप एक चीज़ को बहुत ओवरडू कर देते हैं तो वो भी बहुत गलत हो जाता है. तो प्लीज़ आप ओवरडू मत कीजिए. आप बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप बहुत एक मिडल पाथ अपनाइए कि आप कुछ क्वेश्चंस में बना रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि उस डायग्राम से वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके आंसर्स में. अगर ऐसा कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो आई थिंक आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर हर एक कदम पे अपना टाइम भी सेव करना है. वी हैव टू इंश्योर दैट एवरी सिंगल सेकेंड दैट वी हैव इन द मेंस एग्जामिनेशन हॉल is utilized to its best. Moving on to the second point of presentation of the answers, the font size also plays a big role. One shouldn't be having a very small font size. जैसे मेरा font size बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा छोटा लिखती थी, तो मुझे continuously ये बोला जाता था कि आप थोड़ा सा अपना font size बढ़ाइए. मैंने उसके ऊपर काम किया. I think one should have a medium font size, जो ना कि बहुत बड़ा हो, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा लिखते हैं तो because of the space constraint, सभी को एक ही क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है, उसके अंदर अगर आप बहुत बड़ा लिखते हैं तो आप बहुत ही कम पॉइंट्स लिख पाते हैं, और अगर आप वहीं पर बहुत छोटा लिखते हैं तो बहुत सारा लिखना पड़ता है ताकि वो 2 शीट्स भरे. तो आई थिंक एक मीडियम फॉन्ट साइज इज़ व्हाट वी ऑल नीड इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल. यहाँ पर
वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन वेरी स्मॉल एंड फाइनर एस्पेक्ट. जैसे जब भी मैंने डायग्राम बनाया, आई मेड इट अ पॉइंट कि आई एम मेकिंग अ बॉक्स अराउंड इट विद अ पेंसिल. उससे वो डायग्राम बहुत खिल के उभर कर आया, बहुत प्रेजेंटेबल लगा, शीट देखने में अच्छी लग रही थी. तो अगर वो आधा आधा नंबर भी करके ऐसे बढ़ रहा है तो वो आधे आधे नंबर से भी बहुत एक क्लास में फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्ज़ामिनर के ऊपर. ऐसे ही आप जहाँ आपको लगता है दैट इट वुड एड ए न्यूनेस टू योर आंसर्स, तो आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. आई ऑल्सो मेड अ नंबर ऑफ मैप्स. मैंने लास्ट ईयर जो एक मिनी इंडिया वाला क्वेश्चन था GS1 में, उसमें आई शोड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाय very pictorially by using the map of India in the mains answer copy. यहाँ पर एक रीज़न ये भी था कि मुझे उस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मालूम था, तो इन ऑर्डर टू फिल द पेजेस आई हैड टू गो फॉर सच अ थिंग. आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट आप ये चीज़ हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं या कर रहे हैं, दैट इज़ एडिंग टू योर मार्क्स. उससे कोई नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं जा रहा है एग्जामिनर के ऊपर. डू मेक श्योर कि अगर सपोज़ आप GS1 का पेपर कर रहे हैं बट GS3 का कोई टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से फिट इन हो रहा है, जैसे GS1 के पेपर को करते हुए वी आर एबल टू कोट इकोनॉमिक सर्वे, तो उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है. आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पीचेस, वो लोग जिन कीवर्ड्स के साथ आते हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे टीम इंडिया, न्यू इंडिया, आप सब लोग भी इन सारे कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द GS राइटिंग स्ट्रैटेजी. जब भी आप कोई आंसर करते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द आंसर. आप हमेशा शुरुआत इंट्रोडक्शन से कीजिए, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में यूजुअली आप किसी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर पूछी गई है. आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे इसीलिए पूछा गया है क्योंकि दिस एंड दिस इंसिडेंट अकर्ड. आप किसी रिपोर्ट या इंडाइसेस या फिर किसी कमेटी रिपोर्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं. उसके बाद व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द बॉडी पार्ट, डू मेक श्योर कि जितने भी सब पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स पूछे गए हैं तो आप तीनों को सेम ही वेटेज दे रहे हैं, आप तीनों को जस्टिस कर रहे हैं. तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम एक सब पार्ट में इतना खो जाते हैं कि हम सेकंड और थर्ड सब पार्ट को भूल जाते हैं. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. आप तीनों को आपको ऑप्टिमली हैंडल करना है. बॉडी में बॉडी को अटेम्प्ट करते हुए बार बार क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन में भी अंडरलाइन कर लीजिए जो कीवर्ड्स है. लिखते हुए बार बार देखिए कि आप वही लिख रहे हैं ना जो पूछा गया है. और उसके बाद प्लीज़ डू कम अप विद अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन. बिकॉज सी हमें एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट वी हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड towards the society in spite of all the challenges that a country is facing or that the world is facing. We have to be very positive कि we can bring change or there is a solution to every problem that exists in the world. So this is the thing which must come up very evidently in the answers that we write. तो आप यहाँ पर हमेशा अपने हर एक आंसर को एक बहुत पॉजिटिव नोट पर ख़त्म कीजिए. मैं अपने आंसर्स को बहुत बार SDGs दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ ख़त्म करती थी. मैं बहुत बार ये भी बोलती थी कि अगर ये काम होता है तो दैट इज़ इन अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ अ न्यू इंडिया और दैट इज़ व्हाट वी मस्ट अचीव सो एज टू इराडिकेट दीज एंड दीज थिंग्स फ्रॉम इंडिया. और द थिंग्स लाइक वी हैव इम्प्रूव्ड और हमने ये सब अचीव कर लिया है, अब बस इतना ही और करना बाकी है. तो ये सब चीज़ों से एग्ज़ामिनर को ये भरोसा हो जाता है कि आप एक बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं. आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, आपको पता है कि हम उनके सॉल्यूशंस क्या है. अगर हमें सॉल्यूशंस नहीं भी पता है तो भी उसे हमें कॉन्फिडेंस दिखता है, एक बिलीफ दिखता है
that in spite of all these problems हम बहुत अच्छा करने में सक्षम हैं. So till now we have focused upon GS के individual papers, essay. The answer writing is in general, both content as well as time management. Thirdly, we also talked about the presentation of answers and what should be the structure of an answer. Now अब हम बढ़ते हैं last but not the least thing, that is the hard work. मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी सेट स्ट्रैटेजी नहीं है. देयर कैन बी नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. आपको बहुत से पेपर लिखने होंगे और वो बहुत से पेपर आपको ही लिखने होंगे. देयर इज़ नो वन एल्स हु कैन अटेम्प्ट द पेपर ऑन योर बिहाफ. आप जब भी पेपर लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है. अब आपको इस जर्नी में जीएस मेंस की प्रिपरेशन करते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी वीकनेसेस है वो इम्प्रूव हो और जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही रहे. यहाँ पर मैं अपने इंडिविजुअल स्कोर्स थोड़े शेयर करना चाहती हूँ. in my first attempt, that was in 2014 when I gave my first mains. So I had a lead of just 2 marks in mains. The main reason was time management. मेरा पेपर पूरा नहीं होता था. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उस वक्त छोड़ दिए थे, छूट गए थे मुझसे. मैंने ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में शायद 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी. मूविंग ऑन टू द सेकेंड मेंस, आई हैड अ वेरी हाई लीड ऑफ अराउंड 55-60 मार्क्स. यहाँ पर द थिंग विच हेल्प्ड मी वॉज दिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड द वीकली टेस्ट पेपर्स दैट आई वाज राइटिंग. दोनों ने मिलकर, और जो मेरा अपना ही एक मेंटल फ्रेम था which was I was very confident, so that helped a lot. यहाँ पर मेरे जो इंडिविजुअल स्कोर्स रहे वो भी बहुत अच्छे रहे. I got 120 in ethics, I got 112 in GS paper 3, I got 104 in paper 1 and around 92 marks in GS paper 2. But in my last attempt, that was my 5th attempt, ये सारे नंबर कम हो जाते हैं. मेरी मेंस की कट ऑफ से I was just 12 मार्क्स अबव इट. मेरे एथिक्स में नंबर कम होके दे वेंट डाउन फ्रॉम 120 टू 92. यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 112 से वो 100 हो जाते हैं. जीएस पेपर 1 में फ्रॉम अ स्कोर ऑफ 104 दैट केम डाउन टू 82 एंड देन इन जीएस पेपर 2 92 मार्क्स से यहाँ पर मुझे थोड़ा एक इंक्रीज़ मिलता है ऑफ अराउंड 10 मार्क्स. बट ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरा जीएस का स्कोर बहुत नीचे गया. द मेन रीज़न वॉज आई बिकेम कॉम्प्लेसेंट इन नेचर. मुझे लगा कि मेरा, क्योंकि पहले एक बार एक अच्छा स्कोर आ गया है तो इस बार भी आ जाएगा. बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी कि आप जब भी कॉम्प्लेसेंट होंगे वो आपको आपकी ट्रू पिक्चर दिखा देगी, आपको बता देगी कि बेटा अभी और काम करना बाकी है, अभी और आगे जंग लड़नी पड़ेगी. तो आई डोंट थिंक सच अ थिंग I don't think कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो. तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप कभी ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज इन अ गिवन ईयर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो भी आपको काम करना है, अगर बुरे आए हैं तो काम करना ही करना है. यहाँ पर क्योंकि अभी तक यूपीएससी हैज़ नॉट कम आउट with the marks of this year, that is 2019 attempt, तो मैं अभी अपने मार्क्स इस अटेम्प्ट के नहीं शेयर कर सकती हूँ. बट आई थिंक कि गोइंग बाय द लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस एंड आफ्टर एनालाइजिंग द सेम, मैंने ये देखा कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज टाइम मैनेजमेंट. आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर्स ऑन टाइम. इन लास्ट 15 मिनट्स मैं 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, तो वो क्वेश्चन आने के बावजूद भी मेरे छूट रहे थे. यहाँ पर मुझे काम करना था. आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने बहुत सारे पेपर लिखे बिटवीन प्रीलिम्स एंड बिटवीन मेंस.
आई रोट अराउंड 20 पेपर्स। मैंने एथिक्स की क्योंकि मेरे एथिक्स में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, तो मैंने एथिक्स के लिए एक केस स्टडी बैच ज्वाइन किया अंसारी सर का लुकमान IAS में, जहाँ पर मैंने सीखा कि डिफरेंट केस स्टडीज़ को कैसे डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। आई वुडंट से कि आप लोग मेरी इस स्ट्रैटेजी या मेरी इस चीज़ को कॉपी कीजिए, बट आप खुद देखिए कि आपकी शॉर्टकमिंग्स कहाँ पे है, कौन से ऐसे एरियाज़ है जो आपके वीक एरियाज़ है और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है। आपको बेसिकली खुद पर ही काम करना है और आपको ये इंश्योर करना है दैट व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस पेपर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल, दैट दोज डेज आर वन ऑफ द बेस्ट डेज इन योर प्रिपरेशन। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि आफ्टर प्रीलिम्स द एस्पिरेंट्स आर हेयर एंड देन द स्टेमिना गोज़ डाउन, उनकी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ होता है वो नीचे जाता है और फिर एकदम से दे थिंक कि वो ऊपर ले आएंगे मेंस में, विच डजंट हैपन। तो अभी इस वक्त आप बेशक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बट धीरे 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 उसको ऊपर लेके जाइए और प्लीज़ उस दिन तक ऊपर लेके जाइए जब तक आप मेंस नहीं लिख लेते हैं। हर एक चीज़ बॉयल डाउन होके आती है दैट वन हैज़ टू प्रैक्टिस, वन हैज़ टू डू हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर इट। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेंस का पेपर हो या प्रीलिम्स का पेपर हो या पर्सनालिटी टेस्ट हो, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट UPSC इज़ इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो आप हमेशा तैयार रहिए कि आप कितना भी प्रिपेयर करके जाएंगे, आपके सामने ज़रूरी नहीं है कि आपका सब कुछ प्रिपेयर्ड आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे बहुत सारे टाइम्स होंगे जहाँ पर यू विल बी कॉट, आपको लगेगा कि आपने शायद कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार का जो GS2 का पेपर था, दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर। उसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े पूछे गए थे, क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट पूछे गए थे, बट इवन व्हेन आई सॉ द पेपर आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक कि ये कैसा पेपर पूछा है। बट देन मैंने पूरी क्लास में एक नज़र घुमाई और मैंने सोचा कि अगर मुझे ये पेपर टफ़ लग रहा है तो दिस इज़ विद एवरीवन। अगर ऐसा ही आई थिंक प्रीलिम्स और पर्सनालिटी टेस्ट में भी होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ चैलेंजिंग द सर्कमस्टांसेस आर, अगर आप उस वक्त अपना कूल और अपना पेशेंस रख लेते हैं, इफ़ यू आर कंपोज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट इज़ द थिंग which does wonders for the same for you। लास्ट में मैं इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ एंड करना चाहूँगी। आसमां को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आसमां को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाना बनाने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाना बनाने की। तो मैं जानती हूँ, मुझे भी इस बात का इल्म है कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे हाइज़ एंड लोज़ आते हैं इस जर्नी में, बहुत सारी डीमोटिवेटिंग, बहुत सारा पेन, एंजाइटी हर एक को सफ़र करना पड़ता है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम फिर भी लगे रहते हैं, हम फिर भी लगे हैं इसी जर्नी में। तो मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ आप लगे रहिए, आप अपना 100-200% देते ही रहिए। आपके हाथ में जो है आप वो कीजिए, आपके हाथ में आंसर्स लिखना है, आपके हाथ में बेटर से बेटर परफॉर्म करना है, तो आप वो करते रहिए। एंड द डे इज़ एंड फार व्हेन यू विल अचीव सक्सेस। जैसा कि इस बार हमारी ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने भी कहा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। वैसे ही आप बस विश्वास रखिए कि आप ये कर लेंगे और बिलीव मी, आप कर लेंगे। इफ़ आई कैन डू इट, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग भी ये कर सकते हैं। नमस्कार।